लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज 3 बजे चुनाव आयोग करेगा ऐलान। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग, लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में जनसभा को किया संबोधित। कहा, चुनाव की तारीखों के औपचारिक ऐलान से पहले ही देश की जनता ने कर दिया है नतीजों का ऐलान। अब की बार 400 पार। मेरा भारत मेरा परिवार नाम से थीम सॉन्ग की हुई लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो किया पोस्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रावसवेनी कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के समन की अनदेखी का मामला। 15,000 की बॉन्ड और 1 लाख की सिक्योरिटी पर मिली जमानत। और खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबला। इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण राज्यों में भाजपा के प्रचार को धार दी। उन्होंने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देखा है कि कैसे तेलंगाना चक्की के 2 पार्टों में पिसता रहा है, एक पार्ट कांग्रेस का तो दूसरा बीआरएस का। दोनों ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया। इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के 2 पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे। कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासी मोदी का परिवार हैं। उन्होंने कहा कि 23 वर्ष पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, तो वह सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। मोदी को आपसे वोट लेकर अपने परिवार के लोगों के लिए कुर्सी और अपने परिवार के लोगों के लिए बैंक बैलेंस की व्यवस्था नहीं करनी है। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी है। 23 साल से पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। मैंने एक दिन भी मेरे लिए कभी उपयोग नहीं किया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए।
आगामी लोकसभा चुनाव का आज औपचारिक रूप से शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके साथ ही देश भर में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आम चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग आज कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी करेगा। चुनाव आयोग की यह प्रेस वार्ता ईसीआई की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी की जाएगी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और चुनाव अप्रैल और मई में 7 चरणों में संपन्न हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीएम के खिलाफ जिन धाराओं का मामला दर्ज है वो जमानती हैं। केजरीवाल के वकील ने बॉन्ड भरवाकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने 15,000 के निजी मुचलके और 1 लाख की सिक्योरिटी पर केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन इसके साथ मामला भी चलता रहेगा और ईडी की जांच भी चलती रहेगी। ईडी केजरीवाल को दोबारा से समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला भी सकती है। और डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह इस मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। 10 बजे अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पर पहुंचे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया था। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल लगातार पेशी से बचने की तमाम दलीलें देते रहे। उनके वकील कोर्ट में तमाम दलीलें देते रहे, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया। लिहाजा अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोर्ट गई थी और ईडी ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मनों की अवहेलना कर रहे हैं, ईडी के सम्मनों पर पेश नहीं हो रहे हैं, लिहाजा कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में जिरह करते हुए ये कहा था कि ईडी ने जो शिकायत की है वो जमानती है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिल जानी चाहिए। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए 15,000 के निजी मुचलके और 1 लाख की सिक्योरिटी पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी सम्मन इशू नहीं कर सकती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी नए सम्मन इशू कर सकती है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो मामला भी चलता रहेगा। उसमें किसी भी तरह की ढील कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नहीं दी है। कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मनों का जवाब भी देना चाहिए और इसके अलावा कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई भी लगातार चलती रहेगी। अब आने वाले समय में ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नए सम्मन इशू कर सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भाजपा नेता मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। अब लोग सोच रहे हैं कि बेल मिली किस में। इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं, लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के सम्मन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। और बुलेटिन में हम फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका,
जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा। मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है। मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन का पदभार ग्रहण कर लिया है। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। सहगल की नियुक्ति 3 साल की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए की गई है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल पिछले साल मार्च 2023 में 35 वर्षों की लंबी सेवा के बाद रिटायर हो गए थे। प्रसार भारती के अध्यक्ष का पद फरवरी 2020 में ए सूर्य कुमार के कार्यकाल खत्म होने के बाद से खाली पड़ा था। प्रसार भारती देश का एक बहुत ही रिलायबल संदेशवाहक है। आम जन तक सही सूचनाएं पहुंचाना, आम जन तक सही खबरें पहुंचाना, ये प्रसार भारती का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उसके बारे में भी हमारे जो नागरिक हैं उनको समय समय पर अवगत कराते रहना, और दूरदर्शन और रेडियो की एक बहुत बड़ी रीच है, बहुत बड़ी उसकी पहुंच है। उस पहुंच का सही समय पर खबरें पहुंचाने में उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा और एक प्रोफेशनलिज्म लाने का प्रयास किया जाएगा। एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा प्रसार भारती का ये कर्तव्य है कि वो सही और निष्पक्ष खबरें आम जन तक पहुँचाए, और यही हमारा प्रयास है। मोदी सरकार ने जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के 4 गुटों पर केंद्र शासित प्रदेश में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में लिए गए फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मोहम्मद यासीन मलिक गुट को अगले 5 साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए प्रतिबंधित घोषित किए गए जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग ने आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा और सहायता देकर भारत की अखंडता को खतरे में डाला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को और संगठनों को नहीं बख्शेगी। आपको बता दें कि एक अलग अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेके पीपल्स लीग के 4 गुटों जेकेपीएल यानी मुख्तार अहमद वास के जेकेपीएल बशीर अहमद तोता, जेकेपीएल गुलाम मोहम्मद खान और याकूब शेख के नेतृत्व वाले जेकेपीएल अजीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश लिखा है। उन्होंने लिखा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बेहद सफल साबित हुई है, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। यह पीएम मोदी और उनके दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा पर्याप्तता और उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे घरेलू बिजली के खर्च में पर्याप्त कटौती होगी और उसके साथ ही पर्यावरण को भी सकारात्मक लाभ होगा।
जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, मैं उन लोगों से पंजीकरण करवाने की अपील करूंगा, क्योंकि हमारी सरकार विकसित भारत के सपने को हासिल करने के लिए मोदी की गारंटी पर आधारित सामाजिक कल्याण योजना के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में औपचारिक रूप से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की गई कई पहलों का उद्घाटन किया। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहां पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। शामिल हो रही हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पिछले 50 सालों से गायन में संलग्न हैं, आप सब अक्सर उनके गीत सुनते रहे हैं और पिछले 35 वर्षों से भक्ति गीत में, भक्ति संगीत में आपने एक विशेष स्थान बनाया है। और आज भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रही हैं। 2017 में आप सब जानते हैं आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कल्चरल एम्बेसडर के रूप में आपको मनोनीत किया और बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे अच्छे गीत आपने गाए। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने में के टाइम पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, मुख्यालय के इंचार्ज आदरणीय अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के साथ हैं। सबसे पहले मैं अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय अनुराधा पौडवाल जी को पार्टी की पर्ची और बुके देके पार्टी में विधिवत उनका स्वागत करें। नीचे करें और अरुण सिंह जी से आग्रह है कि अपने शब्दों के माध्यम से आदरणीय अनुराधा पौडवाल जी का स्वागत करें पार्टी में। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार, मोदी का परिवार और बड़ा हुआ है और देश विदेश में अगर भक्ति संगीत गीत की बात होती है, डिवोशनल सॉन्ग की बात होती है, तो अनुराधा पौडवाल जी से बड़ा कोई नाम नहीं है। आपने 35 वर्षों से केवल भक्ति संगीत और डिवोशनल जो गीत है उसी को गाया है। और गंगा आरती के समय हरिद्वार में जो सुबह शाम आरती बजती है, वो आरती का भजन 35 वर्ष से जो लोगों के कानों में सुनाई देता है, उस भजन को भी आपने ही गाया है अनुराधा पौडवाल जी ने। आप पद्मश्री हैं। 1974 में आपने पहली बार अभिमान फिल्म के लिए गाया था और उसके बाद लगातार हजारों गीत और भजन आपने गाया है। देश के कोने कोने में हर व्यक्ति आपका भजन हो, गीत सुनना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सनातन यह गर्वान्वित हुआ है, हर भारतवासी अपने आप को गर्व की अनुभूति करता है। जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काशी का दिव्य और भव्य काशी, अयोध्या का भव्य राम मंदिर, वहां प्रभु राम की प्रतिष्ठा, उसी के साथ साथ उज्जैन में देखेंगे, वहां पे भी जो महाकाल में के लिए जो सौंदर्यीकरण हुआ, अनेकों ऐसे जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहां पे देश के इतिहास में जो काम हुआ वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सब जगह आपके भजन लोग सुनते हैं और आप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व से उन्होंने जो इस क्षेत्र में काम किया है, सांस्कृतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत को जो गौरवान्वित किया, उससे प्रभावित होकर के
और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आप भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। आपके ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और आपका भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक और जो हमारे मीडिया के कुछ साथियों ने मुझे मैसेज भी नीचे से किया है कि जब अनुराधा जी बोले तो अपना कोई अच्छा सा भक्ति संगीत भी 1-2 लाइन जरूर करें। ऐसा मेरे को बहुत सारे मित्रों ने मैसेज किया है। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है और जिसे मैं खुद 35 साल से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मतलब उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार मेरे मन में ऐसे होता था कि जो मैंने किया सही किया नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने देखा कि जिस वक्त जैसे भाई साहब ने कहा कि सुबह शाम 35 साल से गंगा जी की कृपा से वहाँ आरती चलती रहती है और एक मेरुमणि जिसे कह सकते हैं, वो जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहाँ 5 मिनट गाने का मौका मिला, जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ अम्बा जी को प्रणाम करती हूँ और इसके साथ साथ नरेंद्र भाई को भी मेरे लाखों लाखों प्रणाम, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया कि हम एक सही दिशा में कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें जानी मानी पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल, जिन्होंने जो भाजपा पार्टी में वो शामिल हुई हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो नीतियां रही हैं उनसे वो काफ़ी प्रभावित, और साथ ही साथ बीजेपी की ओर से भी यही बयान दिया गया कि जो परिवार है वो और बड़ा हो रहा है, कि उसमें अब जो अनुराधा पौडवाल हैं वो भी शामिल हो गई हैं। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कोयला मंत्रालय ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करने के लिए कई उपाय किए हैं। घरेलू निर्माताओं को सीआईएल में परीक्षण अधीक्षक
के माध्यम से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और कोयला खनन क्षेत्र के विकास में योगदान करने के अवसर दिए जा रहे हैं। व्हील डोजर, कॉर्डर डोजर, मोटर ग्रेडर और टायर हैंडल सहित विभिन्न उपकरणों के लिए परीक्षण निविदाएं जारी की गई हैं, जिनसे घरेलू निर्माताओं को भाग लेने और क्षेत्र के विकास में योगदान करने का अवसर मिला है। वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड के बेड़े में 4,747 मशीन है, जिनमें 4,120 विभिन्न प्रकार और क्षमताओं की स्वदेशी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी इकाइयां शामिल हैं। यूपी लोक सेवा आयोग ने सिविल परीक्षा के साथ साथ कई और पदों पर भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक की प्री परीक्षा स्थगित कर दी गई और 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 को स्थगित कर दिया गया है। वहीं 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव 2023 की शॉर्ट हैंड टाइपिंग की परीक्षा स्थगित की गई है। 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा 2023 को भी स्थगित कर दिया गया है। आयोग की तरफ से जल्द ही स्थगित परीक्षा की नई तारीख घोषित करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पुलिस अकादमी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और राज्य की पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर यूपी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार ने पुलिस रिफॉर्म और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7 वर्ष में दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल में हमने 1,60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न किया है। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने मलेशिया की ली जिया को 20-22, 21-16 और 21-19 के अंतर से हराया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।